हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आ गए हम और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के टॉपिक में क्या है? आज है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक फॉरेस्ट एक्ट है। एक्चुअली बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट है 1927, इनके बाद भी बहुत सारे आए हैं, इनके पहले भी एक दो है। तो सभी फॉरेस्ट एक्ट को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज देखेंगे हम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इनमें क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। हिस्ट्री देखते हैं पहले, मतलब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 जो है उनके पहले और क्या क्या हुआ है वो पहले एक बार देख लेते हैं, फिर हम 1927 का जो फॉरेस्ट एक्ट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री में क्या है, और एक जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है वो हुआ था 1865 में। ठीक है, द इम्पेरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेट अप इन 1864। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो बना था 1864 में। उनके बाद इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वो हुआ था 1865 में। ठीक है, इट एम्पावर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर द लैंड कवर्ड विद ट्रीज एज ए गवर्नमेंट फॉरेस्ट एंड मेक रूल्स टू मैनेज इट। तो ऑब्वियसली तब तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही था हमारे इंडिया में। तो इट एम्पावर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया एंड डिक्लेयर किया गया जो जो लैंड कवर्ड विद ट्रीज है, मतलब कवर्ड ट्री से कवर्ड है, वो गवर्नमेंट फॉरेस्ट के अंडर है। एंड मेक रूल्स टू मैनेज इट, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को मतलब ये पावर दिया गया है कि वो रूल बनाए एंड ये जो फॉरेस्ट एरिया है इनको मैनेज करे। ठीक है, तो यही हुआ था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में जो हुआ था उनमें क्या था, मेनली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो सेटअप हुआ था 1864 में। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस टाइम में पावर दिया गया एंड रूल बनाने के लिए कहे गया, एंड फॉरेस्ट एरिया जो है उनको मैनेज करने के लिए मतलब पावर दिया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। एंड डिक्लेयर किया है क्या, लैंड कवर्ड विथ ट्रीज एज ए गवर्नमेंट फॉरेस्ट, मतलब जितना लैंड है ट्री से कवर है, जितना लैंड वो गवर्नमेंट के मतलब अंडर है। ठीक है, तो ये हुआ था 1865 में। नेक्स्ट क्या था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878। तो 1878 में भी और एक फॉरेस्ट एक्ट मतलब हुआ था। तो उनमें क्या था, बाय द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन गॉट द अथॉरिटी ऑफ ऑल वेस्ट लैंड। तो 1865 में हमने क्या कहा था, जो लैंड कवर्ड था ट्री से, मतलब ट्री के द्वारा जो लैंड कवर्ड हुआ है तो वो ही गवर्नमेंट के अंडर इंक्लूड किया गया है 1865 में। 1878 में क्या हुआ है, 1878 में जो जो सब वेस्ट लैंड है उनको भी फॉरेस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया। द एक्ट एनेबल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिमार्केट रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो इस एक्ट में यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इनको डिमार्केट किया गया है 1878 में। लोकल राइट वर रिफ्यूज्ड इन द केस ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में लोकल जो राइट होता है, मतलब लोकल पीपल का जो राइट है वो बिल्कुल रिफ्यूज किया गया है इस एक्ट में। 1865 में मेनली जो है जो लैंड ट्री से कवर्ड था उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया, मतलब गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट लैंड के अंदर इंक्लूड किया गया एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो पावर दिया गया कि वो उसको मैनेज करे। एंड 1878 में क्या हुआ, जो जो वेस्ट लैंड था सबको उसके अंदर इंक्लूड किया गया है वेस्ट लैंड को। और एक क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, इन दोनों अलग अलग फॉरेस्ट को यहाँ पे डिमार्केट किया गया है। एंड इसके पहले 1865 में क्या था, कोई रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ये सब बिल्कुल नहीं था। 1878 के एक्ट के बाद यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ये मतलब अलग किया गया। एंड लोकल राइट जो है, लोकल पीपल का जो राइट था सब फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट के ऊपर, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के ऊपर से वो रिफ्यूज किया गया, मतलब कोई लोकल पीपल जो है वो उनका कोई राइट नहीं है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। ठीक है, तो ये यहाँ पे बनाया गया। और क्या है, दिस एक्ट क्लासिफाई द फॉरेस्ट इनटू 3: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट, इन तीनों फॉरेस्ट में यहाँ पे डिवाइड हुआ है। इट अटेम्प्टेड टू रेगुलेट द कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस बाय फॉरेस्ट ड्वेलर। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट में जो सब चीज़ें होता है, मतलब प्रोड्यूस होता है, जैसे टिम्बर होता है, बहुत सारे खाना होता है, फ्रूट्स होता है, हनी होता है, तो ये सब जो फॉरेस्ट ड्वेलर है, मतलब फॉरेस्ट के आसपास जो सब रहते हैं वो सब यहाँ से कलेक्ट करते थे पहले। तो यहाँ पे क्या किया गया, रेगुलेट करना स्टार्ट किया गया, जितना
फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है फॉरेस्ट ड्वेलर कितना उनको ले रहे हैं वो यहाँ पे रेगुलेट करना स्टार्ट हुआ है इस एक्ट के बाद. सम एक्टिविटीज डिक्लेयर्ड एज ऑफेंसेस एंड इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन्स वर इम्पोज्ड इन दिस पॉलिसी. तो कुछ ऐसे एक्टिविटीज जो है उनको ऑफेंस के रूप में यहाँ पे दिखाया गया, रॉन्ग है ऐसा यहाँ पे डिक्लेयर किया गया. एंड अगर वो करे तो मतलब जेल भी हो सकते हैं एंड फाइन भी उस टाइम पे देने के लिए यहाँ पे पॉलिसी में दिया है कि अगर वो सब एक्टिविटी करे जो यहाँ पे ऑफेंस के तरफ मतलब ऑफेंस एज ए ऑफेंस यहाँ पे है कुछ एक्टिविटीज, वो अगर कोई लोग अगर करे तो उनको जेल भी हो सकते हैं एंड फाइन भी भरना पड़ सकते हैं. तो ये इस पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है. तो 1878 के पॉलिसी में मेनली क्या क्या है, एक तो यहाँ पे वेस्टलैंड को गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया, और एक क्या है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट. इन तीनों फॉरेस्ट में अलग अलग करके फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया. एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में लोकल पीपल का कोई राइट यहाँ पे नहीं है, ठीक है. और क्या है यहाँ पे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो फॉरेस्ट से लोग लेते हैं वो कितना ले रहे हैं, क्या क्या ले रहे हैं, वो सब यहाँ पे रेगुलेट करना स्टार्ट किया गया है इस एक्ट के बाद. और कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे निर्धारण किया गया है जो ऑफेंस रॉन्ग एक्टिविटी से, तो वो अगर कोई करे तो उनको जेल भी हो सकते हैं एंड फाइन भी भरना पड़ सकता है, ये इस पॉलिसी में है. तो ये गया 1865 का पॉलिसी एंड 1878 का पॉलिसी. अब हम देखेंगे 1927 में, मतलब जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927. दिस एक्ट इम्पैक्टेड द लाइफ ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज. तो इस एक्ट में बहुत कुछ हुआ है, जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट जो लोग हैं उनके ऊपर ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट हुआ है इस एक्ट का. The penalties and procedure given in this act aim to extend the state's control over forest and diminishing the status of people's right to forest use. तो जो सब penalties and procedure के बारे में इस एक्ट में दिया गया है, तो पिछले एक्ट में ही कुछ ऐसे निर्धारण हुआ था जो रॉन्ग एक्टिविटी से जिनके वजह से लोगों को जेल एंड फाइन करना पड़ सकता है. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेनल्टीज एंड प्रोसीड्योर जो यहाँ पे दिया गया है, तो उनमें मेनली फॉरेस्ट के ऊपर स्टेट का कंट्रोल होगा, ऐसा ही मेन यहाँ पे हुआ है. एंड लोकल पीपल का जो स्टेटस है, पीपल्स का जो राइट है फॉरेस्ट यूज के ऊपर, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है इस एक्ट के बाद. स्टेट जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कंट्रोल फॉरेस्ट के ऊपर ज़्यादा पावरफुल हो रहा है इस एक्ट के बाद. एंड पीपल, लोकल पीपल जो है उनका राइट जो है फॉरेस्ट यूज के ऊपर, वो धीरे धीरे कम हो रहा है इस एक्ट के बाद. It was enacted to make forest laws more effective and to improve the previous forest laws. यहाँ पे मेनली फॉरेस्ट लॉ जो है उनको एंड प्रीवियस जो फॉरेस्ट लॉ बनाया गया है उनको इम्प्रूव किया है इस एक्ट में. एंड फॉरेस्ट लॉ मतलब बहुत अच्छे से पावरफुल हो, इफेक्टिव हो, उनके बारे में यहाँ पे देखा गया है. तो यहाँ पे बहुत सारे कुछ हुआ है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है फॉरेस्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा हुआ है यहाँ पे, एंड लोगों का जो यूज़ था, स्टेटस था, राइट था फॉरेस्ट यूज के ऊपर, वो धीरे धीरे कम हो रहा है. अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव. कंसोलिडेट ऑल द प्रीवियस लॉज रिगार्डिंग फॉरेस्ट टू गिव द गवर्नमेंट द पावर टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस ऑफ फॉरेस्ट फॉर देयर इफेक्टिव यूजेस फॉर द कॉलोनियल पर्पस. तो फॉरेस्ट का इफेक्टिव यूज अगर हो इसलिए यहाँ पे जो है फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किया गया है. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, इन सब में इनको क्लासिफाई किया गया है जैसे अच्छे से फॉरेस्ट को यूज कर सके. मतलब रिजर्व फॉरेस्ट में कुछ अलग अलग चीजें होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कुछ अलग अलग चीजें होता है, विलेज फॉरेस्ट में भी अलग अलग होता है. तो ऐसे करके अलग अलग करके फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया है यहाँ पे. टू रेगुलेट मूवमेंट एंड ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ड्यूटी लेविएबल ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. तो यहाँ पे रेगुलेट करना स्टार्ट हो गया. मूवमेंट एंड ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब फॉरेस्ट से जो सब प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, मतलब कौन वो ले रहा है, ये सब. एंड जो टिम्बर है, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो मेनली फॉरेस्ट से आते हैं, इन सब के ऊपर रेगुलेट करना यहाँ पे स्टार्ट हुआ है इस एक्ट के बाद. टू डिफाइन द प्रोसीड्योर टू डिक्लेयरिंग एन एरिया एज रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट. तो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, इन सब फॉरेस्ट का अलग अलग से क्राइटेरिया क्या क्या है.
कौन सी प्रोसीड्योर मतलब कौन कौन से क्राइटेरिया के वजह से उनको रिजर्व फॉरेस्ट कहेंगे, कौन कौन से क्राइटेरिया की वजह से उनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहेंगे एंड विलेज फॉरेस्ट क्यों कहेंगे, वो सब प्रोसीड्योर यहाँ पे दिया गया है पूरे डिटेल में, ठीक है। To define forest offences act prohibited inside the reserve forest and penalties leviable on the violation। तो जो फॉरेस्ट ऑफेंसेस एक्ट है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर प्रोहिबिटेड हुआ है एंड जो वायोलेशन अगर होता है बहुत ज़्यादा तो पेनल्टीज क्या क्या होगा वो सब यहाँ पे दिया गया है। टू मेक कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मोर अकाउंटेबल। तो फॉरेस्ट का इसके पहले जो सब एक्ट हुआ था वहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। फॉरेस्ट से क्या क्या लेना है, क्या क्या फॉरेस्ट प्रोड्यूस कैसे आएगा, इन सब के बारे में ही डिस्कस हुआ था। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट का जो वाइल्ड लाइफ जो है उनका कंजर्वेशन कैसे किया जाए वो सब भी इसके अंदर है, मतलब इस एक्ट के अंदर है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है, कंसोलिडेट ऑल द प्रीवियस लॉज रिगार्डिंग फॉरेस्ट रिगार्डिंग जो सब लॉस है उनको यहाँ पे कंसोलिडेट किया गया है। टू गिव द गवर्नमेंट द पावर टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस ऑफ फॉरेस्ट। तो गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि फॉरेस्ट को डिफरेंट क्लास में डिवाइड करे एंड डिवाइड करके उनका यूजेस अलग अलग करे। एंड यहाँ पे कौन सी प्रोसीड्योर के अंदर जाके उनको अलग अलग करना है, मतलब फॉरेस्ट को क्लासीफाई करना है, रिजर्व फॉरेस्ट का क्राइटेरिया क्या क्या होगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का क्राइटेरिया क्या क्या होगा एंड विलेज फॉरेस्ट का क्राइटेरिया क्या क्या होगा, वो सब यहाँ पे दिया गया है। एंड जो फॉरेस्ट ऑफेंसेस जो एक्ट है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर प्रोहिबिट किया गया है एंड वायोलेशन अगर हो जाए इनकी वजह से तो पेनल्टीज भी क्या क्या होगा वो भी यहाँ पे दिया गया है। एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में इस एक्ट में कहा गया है, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में, मतलब फॉरेस्ट का क्या क्या क्लासिफिकेशन होगा। यहाँ पे तो हमने कहा ही है, ऑब्जेक्टिव में दिया गया है रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट, ऐसे करके फॉरेस्ट को क्लासीफाई किया गया है इस एक्ट में। तो कौन कौन से क्राइटेरिया है कौन कौन से फॉरेस्ट के अंदर वो हम देखते हैं। तो रिजर्व फॉरेस्ट हम किसको कहेंगे, रिजर्व फॉरेस्ट आर द मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट। तो ये सबसे रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट है रिजर्व फॉरेस्ट। लोकल पीपल अगर चाहे तो कुछ इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो ये है मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट। तो कोई अगर चाहे तो ऐसे ही नहीं जा पाएंगे, इनके लिए बहुत सारे मतलब परमिशन लेना पड़ेगा एंड वो जेन्युइन रीजन दिखाना पड़ेगा तभी वो रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट के अंदर जा सकते हैं। तो इसलिए ये मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट है। Constituted by the state government on any forest land or waste land which is the property of the government। गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी है उनके अंदर जो फॉरेस्ट लैंड है, वेस्ट लैंड है, तो वो सभी रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर है। मतलब रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जो जो फॉरेस्ट है वो गवर्नमेंट के लिस्टेड ही है, मतलब गवर्नमेंट लिस्टेड जो फॉरेस्ट एरिया है, गवर्नमेंट लिस्टेड जो वेस्ट लैंड है उनका ही पार्ट है रिजर्व फॉरेस्ट में, ठीक है। कोई अलग जो एरिया है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर नहीं है। तो रिजर्व फॉरेस्ट में के अंदर जितना फॉरेस्ट एरिया है वो सभी गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, ठीक है। लोकल पीपल आर प्रोहिबिटेड इन रिजर्व फॉरेस्ट। ऑब्वियसली लोकल जो पीपल है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं। स्पेशली अलाउड बाय अ फॉरेस्ट ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ द सेटलमेंट। तो फॉरेस्ट ऑफिसर अगर स्पेशली अलाउ करे उनको जाने के लिए तभी वो जा सकते हैं एंड वो भी जेन्युइन रीजन की वजह से ही जाना पड़ेगा, ऐसे ही कोई काम के लिए घूमने के लिए लोग नहीं जा सकते हैं। एवरी एक्टिविटी इज प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, मतलब परमिशन के बिना कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो रिजर्व फॉरेस्ट में मेनली क्या है, ये है मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एंड रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है वो सभी गवर्नमेंट के लिस्टेड जो फॉरेस्ट प्रॉपर्टी जो है उन वो ही है रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट लिस्टेड के अलग कोई फॉरेस्ट यहाँ पे नहीं है रिजर्व फॉरेस्ट में। लोकल पीपल आर नॉट अलाउड, अगर स्पेशल कोई ऑफिसर उनको मतलब अलाउ करे जाने के लिए तभी वो जा सकते, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। एवरी एक्टिविटी इज प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, मतलब परमिशन के बिना कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एनी लैंड अदर देन रिजर्व फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट को छोड़ के और जो फॉरेस्ट है वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। एनी लैंड अदर देन रिजर्व फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर मिला है जो रिजर्व फॉरेस्ट को छोड़ के और जो फॉरेस्ट एरिया है उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर इंक्लूड करने का। ओवर व्हिच गवर्नमेंट हैज प्रोप्रिएटरी राइट एंड पावर टू इशू रूल्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ सच फॉरेस्ट। एंड गवर्नमेंट को ये राइट यहाँ पे मिला है जो
वो जो फॉरेस्ट एरिया है, मतलब प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट एरिया है, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया को छोड़ के जो सब एरिया है उसे हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। तो उनके ऊपर गवर्नमेंट को ये राइट मिला है कि वो फॉरेस्ट कैसे यूज़ किया जाए, उनका जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो कैसे यूज़ किया जाए, वो सभी ये गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा। दिस पावर हैज़ बीन यूज्ड to establish state control over trees whose timber, fruit or other non-wood product have revenue raising potential। तो ये जो मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ये बनाया गया है इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये पावर देने के लिए, मेनली जो फॉरेस्ट से जो सब टिम्बर, फ्रूट एंड नॉन-वुड जो सब प्रोडक्ट होता है, जो सब निकलते हैं फॉरेस्ट से, उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का हक हो, वही उनको ले पाए, तो इसलिए कंट्रोल कर पाए, इसलिए ये फॉरेस्ट एरिया जो है बनाया गया है एंड ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। ये प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर जितने सारे फॉरेस्ट एरिया है उनमें क्या क्या काम होगा वो सभी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करेगा, वो ही देखेगा। फॉरेस्ट के अंदर जो टिम्बर है, जो वुड है एंड जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है और सारे जो फ्रूट्स वगैरह ये सब है वो सब कहाँ जाएगा, कौन लेगा, तो ये सभी ये गवर्नमेंट जो है डिसाइड करेगा, तो उनका ही कंट्रोल होगा इनके ऊपर, इसलिए ये बनाया गया। एवरी एक्टिविटी इज परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। यहाँ पे क्या होता है, एवरी एक्टिविटी इज परमिटेड मतलब कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो, अगर कोई माना मतलब प्रोहिबिशन नहीं है तब ये यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब प्रोहिबिटेड कुछ काम यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब तक हमने देखा रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट में हमने क्या देखा, रिजर्व फॉरेस्ट एंड रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट का जितना एरिया है वो पूरा है गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी, कोई अलग प्रॉपर्टी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, लोकल पीपल यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, कोई स्पेशल ऑफिसर अगर अलाउ करे किसी को जाने के लिए, स्पेशली जाने के लिए, तभी यहाँ पे आप जा सकते हो, परमिशन के बिना कोई भी काम यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, ठीक है। एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या है, मेनली रिजर्व फॉरेस्ट को छोड़ के जितने सारे फॉरेस्ट एरिया है वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। एंड स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे इस फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या होगा, क्या काम होगा, ये सब देखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे मतलब पावर राइट जो आप कह सकते हो वो दिया गया है यहाँ पे। एंड स्टेट गवर्नमेंट वही सब देखेंगे, यहाँ से जो टिम्बर, फ्रूट्स, नॉन-वुड प्रोडक्ट जो सब निकलते हैं वो कैसे यूज़ करना है वो भी गवर्नमेंट ही देखेगा। एवरी एक्टिविटी इज परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड, मतलब कोई प्रोहिबिटेड एक्टिविटी यहाँ पे परमिटेड नहीं होगा, कुछ परमिशन लेके कर सकते हो ऐसा एक्टिविटी ही यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट है विलेज फॉरेस्ट। तो विलेज फॉरेस्ट आर द वन इन व्हिच द स्टेट गवर्नमेंट में असाइन टू एनी विलेज कम्युनिटी द राइट्स टू गवर्नमेंट टू और ओवर एनी लैंड व्हिच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अ रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। वेरी लेस रेस्ट्रिक्शन इज हियर। तो विलेज फॉरेस्ट में वेरी लेस रेस्ट्रिक्शन है, तो स्टेट गवर्नमेंट विलेज कम्युनिटी को राइट देता है जो उस लैंड को वो यूज कर सके, तो ऐसा ही जो फॉरेस्ट एरिया है उसे हम विलेज फॉरेस्ट कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया फॉरेस्ट का टाइप्स में क्या क्या है, एक है रिजर्व फॉरेस्ट, एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड एक है विलेज फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे कोई लोकल पीपल नहीं जा सकते हैं एंड ये पूरा एरिया जो है गवर्नमेंट का अंदर है, ठीक है। एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो, रिजर्व फॉरेस्ट को छोड़ के जितना फॉरेस्ट एरिया है उसे हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है पूरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के ऊपर, उनमें क्या क्या काम होगा, उनका जो प्रोड्यूसर्स निकलेगा उधर से टिम्बर, फ्रूट ये सब वगैरह, वो सब कैसे यूज होगा वो सभी गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड करेगा। विलेज फॉरेस्ट जो है यहाँ पे गवर्नमेंट विलेज कम्युनिटी को असाइन करते हैं काम करने के लिए रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर एंड कोई भी लैंड के अंदर, जो उसे हम कहते हैं विलेज फॉरेस्ट, ठीक है, जहाँ पे मतलब विलेज लोगों का राइट होता है, मतलब इसलिए स्टेट गवर्नमेंट असाइन करते हैं एनी विलेज कम्युनिटी को द राइट ऑफ गवर्नमेंट टू ओवर एनी लैंड व्हिच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट उस विलेज कम्युनिटी को वो राइट देता है, तभी ये हो पाता है। एंड यहाँ पे वेरी लेस रेस्ट्रिक्शन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। तो कौन सा फॉरेस्ट एरिया है जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट है सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड, रिजर्व फॉरेस्ट उनके बाद है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, उनके बाद है विलेज फॉरेस्ट, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी नहीं जा सकते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जा सकते हैं, विलेज फॉरेस्ट उनसे भी ज़्यादा लेस रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि यहाँ पे विलेज कम्युनिटी को जाने का राइट दिया गया है इस फॉरेस्ट में, इसलिए। तो यहाँ पे ड्रॉबैक क्या क्या निकला इस मतलब इस एक्ट में। तो इस एक्ट में हमने मेनली क्या क्या देखा जो हुआ है इस एक्ट में,
मेनली है प्रीवियस जो लॉस है फॉरेस्ट रिगार्डिंग उनको कंसोलिडेट किया गया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मेनली फॉरेस्ट को डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई किया गया है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, एंड कौन कौन सी फॉरेस्ट में क्या क्या है वो सब यहाँ पे दिया गया है। एंड प्रोटेक्शन किन में सबसे ज़्यादा है, किस में कौन सा फॉरेस्ट में गवर्नमेंट का जो है कंट्रोल है वो सबसे ज़्यादा है, वो सब यहाँ पे दिया गया है। एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में यहाँ पे सोचा गया है। एंड तो यहाँ पे ड्रॉबैक क्या क्या निकला, इतने सारे काम तो इस एक्ट में हुआ है, तो ड्रॉबैक क्या क्या है। डीप इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एक्ट रिवील दैट द रियल मोटिव बिहाइंड द एक्ट वाज अर्न रेवेन्यू फ्रॉम द कटिंग ऑफ द ट्रीज एंड फ्रॉम द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो डीप इन्वेस्टिगेशन करके ये देखा गया है रियल मोटिव क्या है, यहाँ पे जो ट्रीज जो है यहाँ पे वो काट करना, एंड जो सब फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस यहाँ से निकलते हैं, कटिंग ऑफ द ट्रीज एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, ये सब यहाँ पे अर्न करना ही मेन काम यहाँ पे होता था इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो इस एक्ट में मेनली हमने क्या देखा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इन सब में गवर्नमेंट का हक ज़्यादा हुआ है इस एक्ट में, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल, उनका पावर, उनका राइट यहाँ पे ज़्यादा हुआ है। तो इनकी वजह से क्या होता है, ट्री काट करना, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सब कहाँ जाएगा, कैसे यूज होगा, वो सभी गवर्नमेंट देखते हैं। तो इस एक्ट में इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये देखा गया है कि रियल मोटिव इनका यही था, फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूसर्स है, जो ट्री से, वो सब यूज करना, लेना, यही। द एक्ट गेव इमेंस डिस्क्रिएशन एंड पावर टू द फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी which often led to the harassment of the forest dweller। तो इस एक्ट में मेनली फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट का जो मेन है, उनको ही ज़्यादातर पावर, राइट, ये सब दिया गया है। तो हमने अब तक तो यही कहा, गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पे ज़्यादा हुआ है। एंड तो फॉरेस्ट का जो एरिया का जो लोग होता है, फॉरेस्ट ड्वेलर जो होता है, उनको यहाँ पे बहुत सारे काम में हैरेसमेंट होता है, बहुत सारे काम यहाँ पे वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादातर पावर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पावर टू द फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी एंड हैरेसमेंट ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर। फॉरेस्ट ड्वेलर जो है उनको हैरेस करते हैं यहाँ पे, एंड बहुत सारे काम उनको नहीं करना होता है, ऑफेंस होता है, ऐसे बहुत सारे जो है लॉ यहाँ पे दिया गया है। इट लेड टू डिप्राइविंग द नोमैड एंड ट्राइबल पीपल ऑफ देयर एज ओल्ड राइट एंड प्रिविलेज टू यूज द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस। तो नोमैड जो है, ट्राइबल पीपल जो है, उनका जो राइट था फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स के ऊपर, वो यहाँ पे मतलब डिप्राइव किया गया है इस लॉ में। रेवेन्यू अर्निंग पोटेंशियल फ्रॉम टिम्बर ओवरशैडोड द अदर वैल्यू लाइक बायोडाइवर्सिटी, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन, ये सब जो है यहाँ से मेनली काम क्या होता था, फॉरेस्ट से रेवेन्यू कलेक्ट करना, फॉरेस्ट से ट्री काट करके वो कलेक्ट करना, फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूसर्स है उनको कलेक्ट करना एंड लेना, यूज करना, ये सब। तो फॉरेस्ट का जो बायोडाइवर्सिटी होता है, उनका प्रिवेंशन, सॉइल प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन, ये सब जो होता है, इनके ऊपर यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब नजर नहीं दिया गया है, ये ओवरशैडोड हो गया है ये सब। ठीक है, तो मेन काम यही होता था, फॉरेस्ट से प्रोड्यूसर्स कैसे लेना होता है। तो यहाँ पे ड्रॉबैक मेनली यही है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पे ज़्यादा हुआ है, फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल यहाँ पे ज़्यादा हुआ है, लोकल पीपल का राइट बिल्कुल कम हो गया है, वो हैरेसमेंट यहाँ पे होता है उनके वजह से। एंड जो ट्राइबल पीपल है, नोमैड है, उनका जो राइट था फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स के ऊपर, वो भी डिप्राइव हो गया है, धीरे धीरे कम हो गए हैं। एंड फॉरेस्ट का बायोडाइवर्सिटी, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन, सॉरी ये सॉइल इरोशन होगा, एस होगा ये, इन सबको यहाँ पे मतलब नज़रअंदाज कर दिया गया है। बायोडाइवर्सिटी, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल, मतलब जो इन्वायरमेंटल जो फैक्ट है उनको यहाँ पे बिल्कुल देखा नहीं गया है, सिर्फ फॉरेस्ट से कैसे अर्न किया जाए वो ही यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट क्या है, क्रिटिसिज्म। फॉरेस्ट वर नोटिफाइड बट ट्राइबल राइट्स वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो यहाँ पे ट्राइबल जो राइट था वो सब यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिया गया है, इस फॉरेस्ट से बिल्कुल हट गया है इस एक्ट में। दिस मेड ट्राइबल अनलॉफुल सेटलर इन द फॉरेस्ट। तो ट्राइबल का कोई हक नहीं था फॉरेस्ट के ऊपर, इनके वजह से उनका कोई लॉ नहीं है यहाँ पे। तो ये चेंज जो हुआ है, कब हुआ है, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 में हुआ है, तब जाके ट्राइबल कम्युनिटी को यहाँ पे उनका हक मिला है। ठीक है, तो ये जो है 1927 में नहीं हुआ था।
नेक्स्ट क्या है लेक, इनकी वजह से तो आपने देखा बहुत सारे ड्रॉबैक है यहाँ पे। ऐसे अगर चलता रहता तो फॉरेस्ट का बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, उनका मतलब इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल घट जाता एंड फॉरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता। तो फॉरेस्ट से अर्न करना ही इस एक्ट का मेन जो है मोटिव था। तो इनके वजह से इनके बाद बहुत सारे पॉलिसीज निकले हैं, बहुत सारे एक्ट यहाँ पे बना है जो इनको करेक्ट कर सके। तो इनके बाद क्या हुआ, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी हुआ है 1952 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हुआ है 1980s में, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हुआ है 1988 में। तो ये सब इनिशिएटिव इनके बाद लिया गया है। तो इनको सभी हम एक एक करके अलग अलग करके इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनके नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट एक्ट आपने अब तक देखा 1927 का, इनका इम्पैक्ट क्या हुआ है विलेजर्स के ऊपर, कल्टिवेशन के ऊपर, वो हम देखते हैं। देयर वॉज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन विलेजर्स। ऑब्वियसली विलेजर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट तो हुआ ही, क्योंकि इनका कोई हक नहीं रहा फॉरेस्ट के ऊपर, फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स के ऊपर। तो वो जो पहले करता था फिशिंग, हंटिंग, कलेक्टिंग रूट्स, फ्रूट्स, ग्रेजिंग, कैटल, अकाउंटिंग, वुड, ये सब जो हुआ वो पहले करता था, वो सब यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी हो गया है। एंड ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शन दे कैन नॉट स्टिल वुड एंटरिंग फॉरेस्ट विदाउट परमिशन। तो परमिशन के बगैर कोई यहाँ पे नहीं जा पाते हैं। एंड वुड जो वो पहले वो मतलब चोरी करता था, करके बेचता था, वो सब यहाँ पे नहीं होता है अभी। तो इसलिए विलेजर्स के ऊपर तो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हुआ ही है। मेनली उनका जो राइट था वो सब यहाँ से डिमिनिश हो गया है, मतलब बिल्कुल घट गया है। तो इसलिए उनका इम्पैक्ट हुआ है नेगेटिव, ऑब्वियसली। नेक्स्ट देखते हैं इम्पैक्ट ऑन कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन के ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है बिल्कुल बैंड हो गया है गवर्नमेंट के थ्रू। यहाँ पे गवर्नमेंट फाउंड दिस वुड अफेक्ट द सप्लाई ऑफ टिम्बर। तो टिम्बर सप्लाई में ये अफेक्ट करेगा, गवर्नमेंट सोचता है ऐसा, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, आग से उस एरिया को क्लियर करना पड़ता है, उनके बाद वहाँ पे कल्टिवेट होता है। तो आग की वजह से यहाँ पे ट्रीज वगैरह जो है जल सकते हैं, ट्रीज वगैरह जो है वो सब आग में जल सकते हैं। तो इसलिए ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन गवर्नमेंट बैंड कर दिया है। तो टिम्बर वुड बी लॉस्ट इन फ्लेम। ऑब्वियसली टिम्बर लॉस्ट हो सकते हैं फ्लेम की वजह से। इट्स डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द टैक्सेस ड्यू टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का टैक्स भी कैलकुलेट करना वो भी बहुत डिफिकल्ट हो गया है, इसलिए ये जो है ये बंद हो गए हैं। तो मेनली इस एक्ट में हमने क्या देखा 1927 के एक्ट में। सबसे पहले हम देखते हैं 1865 के एक्ट में क्या हुआ था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो सेटअप हुआ था 1864 में। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको एम्पावरमेंट मिला था यहाँ पे, जो फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे बना है उनको मैनेज करने के लिए। तो फॉरेस्ट एरिया क्या था इस टाइम पे, लैंड कवर्ड विथ ट्रीज आर फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। तो जितना लैंड ट्री से कवर होता है वो फॉरेस्ट एरिया होगा ना। 1878 में क्या हुआ है, वेस्ट लैंड को भी इनके अंदर इंक्लूड किया गया है। एंड रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, ऐसे करके फॉरेस्ट को क्लासीफाई यहाँ पे किया गया है। एंड लोकल राइट को रिफ्यूज किया गया है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। एंड गवर्नमेंट को ज़्यादा राइट यहाँ पे मिला है इसके बाद, ठीक है। एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सब जो यहाँ से निकलते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर जो निकलते हैं मतलब लेते हैं यहाँ से, वो सब रेगुलेट करना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे ऑफेंसेस यहाँ पे दिया गए हैं, रॉन्ग एक्टिविटीज यहाँ पे निर्धारण किया गया है, उनकी वजह से जेल एंड फाइन ये दोनों भी हो सकते हैं। तो 1927 में क्या हुआ है, 1927 में मेनली स्टेट के ऊपर फॉरेस्ट एंड उनके फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूसर्स है उनका कंट्रोल ज़्यादातर गवर्नमेंट के ऊपर दिया गया है 1927 में। इनकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट जो है बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता है, बहुत ज़्यादा परमिशन की ज़रूरत है, उनके बाद जा सकते हैं। एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ये भी रेस्ट्रिक्टेड है, बट रिजर्व फॉरेस्ट के तरह नहीं है। रिजर्व फॉरेस्ट को छोड़ के और जो सब एरिया है उसे हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ही मेन मतलब काम कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ही सोचेगा इस फॉरेस्ट को लेके क्या करना है, इनको कैसे यूज़ करना है, एंड इनका जो फ्रूट्स, टिम्बर ये सब इधर से आते हैं वो कैसे यूज़ करना है, ये सब गवर्नमेंट ही सोचेगा। मेनली गवर्नमेंट के ऊपर ही ज़्यादातर पावर यहाँ पे दिया गया है। एंड लोकल पीपल का राइट जो है धीरे धीरे यहाँ से कम हो रहा है। ट्राइबल पीपल जो सब फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर था इतने दिनों से, तो वो सब उनका जो राइट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट का यूज़ यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट, तो इसलिए ड्रॉबैक में ऑब्वियसली आएगा फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, इनका मेन जो एक्ट का मेन मोटिव था ये ही
के फॉरेस्ट से जो सब चीज़ें निकलते हैं वो गवर्नमेंट यूज़ करते हैं एंड कैसे वो यूज़ करेगा, यही मेन यहाँ का मोटिव था। फॉरेस्ट ड्वेलर को हैरेस किया जाता था, यहाँ पे लोगों का राइट बिल्कुल घट गया था एंड जो फॉरेस्ट का इन्वायरमेंटल कंडीशन भी घट गया था, उनके ऊपर बिल्कुल नज़र नहीं दिया गया है इस एक्ट में। तो इनके बाद क्रिटिसिज्म भी हुआ है, इनका जो ट्राइबल जो राइट है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो वो अलग से फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में अलग से ट्राइबल को राइट मिला यहाँ पे। एंड इनके बाद इसलिए बहुत सारे और इनिशिएटिव आए हैं 1952 में, 1980s में, 1988 में। एंड इनका फॉरेस्ट विलेजर्स एंड कल्टिवेशन दोनों के ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि फॉरेस्ट विलेजर्स का जो राइट था यहाँ पे वो सब बिल्कुल घट गया है। वो मतलब चोरी नहीं कर सकता है वुड एंड जाके फ्रूट ग्रेजिंग, ये सब फिशिंग हंटिंग, ये सब कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है इनमें। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है बैंड हो गया है, वो कल्टीवेशन के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो ये सब हुआ है 1927 के फॉरेस्ट एक्ट में। आई थिंक आपको ये फॉरेस्ट एक्ट जो है समझ में आया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।